आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो बनाने का मकसद रावेर लोकसभा इलेक्शन 2024, जिस लोकसभा क्षेत्र के अंदर मलकापुर नांदुरा पिछले 15 सालों से रावेर लोकसभा मतदार संघ में है और ये चौथी मरतबा रावेर लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आने वाली 13 मई को रावेर लोकसभा मतदार संघ के अंदर मतदान यानी वोटिंग होना है। 2008 के अंदर रावेर लोकसभा मतदार संघ की निर्मित हुई और रावेर लोकसभा मतदार संघ बनने के बाद मलकापुर और नांदुरा, मुक्ताई नगर, जामनेर, भुसावल, चोपड़ा, रावेर ये मतदार संघ मिलाकर एक रावेर लोकसभा मतदार संघ बना। 2009 के अंदर कांग्रेस राष्ट्रवादी की ओर से रविंद्र भैया पाटिल, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की तरफ से स्वर्गीय हरिभाऊ चावड़े माजी खासदार ने किस्मत आजमाए थे। उस वक्त भी मुसलमानों ने बीजेपी को हराने के लिए एडवोकेट रविंद्र भैया पाटिल, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से थे, यूपीए के उम्मीदवार थे, उनको सपोर्ट किया था और उनको वोट दिया था। उसके बाद 2014 के अंदर एमएलसी मनीष दादा जैन और रक्षाताई खड़से की लड़त हुई थी, जिसमें से भारी तादाद में मुसलमानों ने कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन नतीजा यूँ ही आया, फिर से भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई। फिर 2014 के अंदर रावेर लोकसभा मतदार संघ कांग्रेस को गया। कांग्रेस को जाने के बाद गोदावरी फाउंडेशन के अध्यक्ष जलगांव के माजी खासदार डॉक्टर उल्लास पाटिल साहब ने कांग्रेस से अपनी किस्मत आजमाए। मुसलमानों ने 14 के अंदर मोदी सरकार को हराने के लिए पूरे तन मन धन से कांग्रेस को साथ दिया, लेकिन फिर रिजल्ट आया भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, ये सीट चली गई और डॉक्टर उल्लास पाटिल साहब बीजेपी में चले गए। अब मसला आया 2024, मौजूदा खासदार साहिबा रक्षाताई खड़से को फिर से भारतीय जनता पार्टी, शिंदेगढ़, अजित दादा पवार की राष्ट्रवादी और तमाम एनडीए के गठबंधन ने रक्षाताई खड़से को उम्मीदवार बनाया है। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिकता कायदा, इसकी बुनियाद पर चुनाव लड़ रही है और पूरे देश में एक माहौल है कि बीजेपी को किस तरह से रोका जाए। हमेशा की तरह से इस बार भी क्या मुसलमान कांग्रेस राष्ट्रवादी मौजूदा वक्त के अंदर जो इंडिया गठबंधन है, जिसमें शरद चंद्र पवार साहब की पार्टी है, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, समाजवादी है, ये तमाम इंडिया गठबंधन की तरफ से श्रीराम पाटिल के उम्मीदवार मैदान में आए हैं। मुसलमान ने हमेशा और हमेशा ऐसी वो ताकतें जो देश, संविधान, धर्मनिरपेक्षता, जातिवाद, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजकारण करने वालों को रोकने का प्रयत्न किया और करता आ रहा है, लेकिन फैसले चूके तू हो रहे हैं। मुसलमान बड़ी शिद्दत से बीजेपी को हराने के लिए एक सुई होकर वोट करता है, लेकिन जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो कहाँ चला जाता है। एक तरफ तो कांग्रेस के नगर सेवकों को ताकतों से चुनकर आते हैं, विधानसभा में भी वोट मिलते हैं, लेकिन लोकसभा के अंदर उसी वार्ड, उसी बूथ से बीजेपी को वोट जाता है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि इनको गली के अंदर इनके गली का लीडर चाहिए, इनको इनके समाज का लीडर विधानसभा में चाहिए और ऊपर मोदी को सपोर्ट करते हैं। अब बात करता हूँ मैं महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार श्रीराम पाटिल साहब की। जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी रोकने के लिए आज ये कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी को वोट दो, तो सबसे पहले उनका मैं आपको लेके चलता हूँ कि फरवरी 2024 के अंदर श्रीराम पाटिल साहब रावेर लोकसभा मतदार संघ से अजित दादा पवार गढ़ में गए थे कि मैं यहाँ से मेरे को सीट मिल जाए और मैं चुनाव लड़ लूँ। जब वहाँ से उनको पता चला कि यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है, तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए मार्च 2024 में। वहाँ पर कोशिश की, जब उनको लगा
क्या मौजूदा खासदार साहिबा को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती है और उनका टिकट फाइनल होने वाला है, तो फिर वो हम महोदय साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गठ है उसके अंदर मार्च में अप्रैल के अंदर आके प्रवेश कर लिए और उनको शरद पवार साहब और महाविकास आघाड़ी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया। ठीक है, घोषित कर दिया, हमारा उससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हमारा ये मानना है कि आज बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिकता कायदे के ऊपर चुनाव लड़ रही है, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, मुसलमानों को घुसपैठिया करार दिया जा रहा है, मुसलमान बच्चे पैदा करते हैं, अमुक ढमुक बातों के ऊपर चुनाव लड़ रही है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ समान नागरिकता कायदे के ऊपर महाविकास आघाड़ी का एजेंडा क्या है? क्या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है? अगर खिलाफ है तो अपने मैनिफेस्टो के अंदर उसको जगह दीजिए। CAA, NRC, NPR के खिलाफ अगर महाविकास आघाड़ी है और मुस्लिम वोटों की ख्वाहिश करती है, रखती है, तो मेरा ये सवाल है कि CAA, NRC, NPR के खिलाफ आपका क्या रवैया है? आप उसको मैनिफेस्टो में क्लियर करिए ताकि हम मुस्लिम समाज आपको दिल खोल कर वोट कर सकें। उसके बाद में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मौलाना आज़ाद फेलो स्कॉलरशिप को बंद कर दिया। आपका उसके बारे में क्या है, क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगी, ये मैनिफेस्टो में आप क्लियर करिए। उसके बाद में मुस्लिम रिजर्वेशन का मसला है, सबकी रिजर्वेशन की बात होती है, धनगरों के आरक्षण की बात होती है, मराठाओं के आरक्षण की बात होती है, लेकिन मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं होती है। तो इस पर आप क्या करेंगे और क्या कहना चाहेंगे? और सबसे बड़ी बात, नामूस रिसालत, आप वसल्लम की शान में हमेशा हमेशा जब गुस्ताखी होती है तो उसके लिए आप क्या सरकार से ऐसी मांग करेंगे कि हर तरह के बिल जब लाए जा रहे हैं तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भी कोई बिल लाया जाएगा? और जब भारतीय जनता पार्टी अगर 2024 में अक्सरियत से चुनकर आती है, जो उन्होंने 400 पार का नारा लगाया है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा, तो समान नागरिकता जब आएगा, तो हमारी टोपी को भी खतरा होगा, दाढ़ी को भी खतरा होगा, हिजाब को भी खतरा होगा, नकाब को भी खतरा होगा, हमारी शनाख्त और पहचान को भी खतरा होगा। तो इसके ऊपर मैं महाविकास आघाड़ी के लीडरों से कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर आपके उम्मीदवार का क्या इरादा है, क्या कहेंगे और क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे चुन के आने के बाद, तो ये आप आपके मैनिफेस्टो के अंदर क्लियर करिए। और अगर नहीं होता है तो मुसलमानों की वोट की गुंजाइश मत रखिए। और मैं उन मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस ये समझती है कि बीजेपी और मोदी को हराने के लिए मुसलमान कांग्रेस के वोटों की बात की जहागीर है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम पूरी ताकत से बीजेपी को रोकना चाहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उठेंगे और कांग्रेस चाहेगी हम उनको वोट डालेंगे और चुन के आने के बाद वो बीजेपी में चले जाएंगे। मौजूदा 2024 के अंदर सूरत लोकसभा मतदार संघ से क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार ने विड्रॉल कर लिया और आज इंदौर से जो कांग्रेस का प्रत्याशी था उसने विड्रॉल करके भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया। इसकी क्या गारंटी है कि कांग्रेस के खासदार चुन के आने के बाद ये कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे? मेरा ये सवाल है उन मुस्लिम लीडरों से, उन मुस्लिम सियासतदानों से जो ये कह रहे हैं कि मोदी को और बीजेपी को रोकना है तो महाविकास आघाड़ी को वोट करिए। ठीक है, हम वोट करेंगे, लेकिन आप बताओ तो सही यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं? हमको मुतमईन तो करो। जब हमारी शनाख्त की बात आएगी, दाढ़ी टोपी हिजाब की बात आएगी, CAA, NRC, NPR की बात आएगी, तो हम कैसे आप वोट करें, हम कैसे भरोसा करें कि आप हमारे साथ में खड़े हुए हैं? मैं गुजारिश करता हूँ कि आप ये तमाम मुद्दों के ऊपर गौर फिक्र करके हमको उसका बताइए, नहीं तो एक बड़े पैमाने के ऊपर इंशाल्लाह आने वाले समय के अंदर मैं एक रावेर लोकसभा मतदार संघ का मतदार होने के नाते, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता होने के नाते, बल्कि एक मतदार होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि जो लोग हमारे वोटों की जहागीर समझते हैं वो बिल्कुल भी ना समझे। हम बहुत बड़े पैमाने पर एक मीटिंग लेंगे, उसमें उलमाओं को बुलाएंगे, तमाम सियासी राजकारणियों को बुलाएंगे, उस दानिश्वर कौम हजरात को बुलाएंगे, टीचरों को बुलाएंगे, मास्टरों को, सबको बुलाकर एक फ़ैसला लेंगे और फिर इंशाल्लाह उसके बाद में हमारा जो रुख है वो क्लियर करेंगे। तो मेरी गुजारिश है महाविकास आघाड़ी के मुस्लिम लीडरों से कि जो मेरे 4-5 सवालात हैं उसका आपके उम्मीदवार के ज़रिए और आपकी पार्टी और महाविकास आघाड़ी मुझे क्लियर कराए और हमें मुतमईन कराए और हमारे को भरोसे मिले। इंशाल्लाह उसके बाद में हम इंशाल्लाह फ़ैसला लेंगे। अभी 2-4 दिनों के बाद एक इंशाल्लाह बहुत बड़ी मैं मीटिंग रखूँगा, पूरे रावेर लोकसभा मतदार संघ के लोग उसके अंदर इंशाल्लाह आएंगे, आगे का रुख इंशाल्लाह उसमें तय होगा। अस्सलाम वालेकुम।